अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी दोशीज़ा की इबरत असर कहानी है जो किसी के खलूस और मोहब्बत पर ज़ाहिरी खूबसूरती और मर्दाना वजाहत को फोकियत देती थी। अख्तर ने मेरे मुतालबे पर मुझे तलाक दी थी। वो कहता था कि उसे मुझसे बहुत मोहब्बत है। बचपन ही से वो अपने ख्वाबों में एक परी चेहरा लड़की को देखता रहा है और उसने इसीलिए ताखीर से शादी की थी कि वो परी चेहरा लड़की उसे कहीं न मिली थी। उसने यतीम खाने में परवरिश पाई थी। उसके वालिदैन कौन थे उसे कुछ न मालूम था। उसने अपनी जिंदगी हजार दुश्वारियों और मुश्किलात के बावजूद खुद बनाई थी। आज उसका मौशरे में एक मुकाम था, हर चीज उसके पास थी, लेकिन उसकी शख्सियत गैर मतवाजन थी। उसे अपनी मोहब्बत और नफरत का इजहार करना ना आता था। उसके रवैये से मैं बहुत बेजार थी। 2-3 मरतबा खुदकुशी की कोशिश तक कर डाली, लेकिन उसका रवैया ना बदला। मुमकिन है उसका रवैया अच्छा होता तो उसकी बदशक्ली के बावजूद मैं उसे बर्दाश्त कर लेती। मुझे घर की सफाई में मशगूल देखकर वो चिल्लाने लगता, आखिर घर में ऐसे कौन से खास मेहमान आ रहे हैं जिनके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। मैं कुछ कहने की कोशिश करती, उसे याद दिलाना चाहती कि चंद दिन पेशतर घर गंदा होने की पादाश में उसने मुझे 100 बातें सुनाई थीं, लेकिन वो कुछ ना सुनता। गुस्से में उसके हाथ फौरन ही चलने लगते। मैं आंसू बहाती तो वो मजीद मुश्तइल हो जाता। खाना चटपटा पकाती तो उसे जहरीले खाने से तशबीह देता। नमक मिर्च कम डालती तो बदजायका खाना होता। मेरे हाथ के धुले कपड़ों में भी कीड़े निकालता था, हालांकि उसके कपड़े में खसूसी तवज्जो देकर 2 मरतबा धोया करती थी। इस कदर बदलिहाज आदमी मैंने कहीं ना देखा था। उसे तो आई गई की भी कोई शर्म ना थी। मेहमानों के सामने ही मुझे बुरी तरह से डांटने लगता था। मेरे घर वाले उसके गुस्से को नापसंद तो करते थे, लेकिन उनके ख्याल में अख्तर का गुस्सा ऐसी कोई खास बात ना थी। अम्मी कहती थी, ज्यादातर मर्दों को गुस्सा आता ही है, किसी को कम और किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए मुझे उसका गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए। वो मेरी तवज्जो दूसरी बातों की तरफ करने की हत्तुल इम्कान कोशिश करती थी। उन्हें मेरे चेहरे और जिस्म पर मार के निशानात से ज्यादा इस बात से दिलचस्पी थी कि मेरे हर माह 3-4 कीमती सूट बनते थे। मुझे रुपए पैसे की किसी चीज की कमी ना थी। अख्तर मुझसे किसी चीज का हिसाब ना लेता था। मेरे पास जेवरात के कई सेट थे। उसे इस बात से नफरत थी कि मैं घरेलू कामकाज के लिए नौकर का मुतालबा क्यों करती थी। वो चाहता था कि घर का हर काम मैं अपने हाथ से करूं। कभी तो मेरी शक्ल उसे चांद का टुकड़ा लगती। घंटों मेरे चेहरे पर नजर जमाए मुझे तकता रहता। गुस्से में हसीन डाइन कहकर पुकारता। मेरी समझ में कुछ ना आता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरी शादी 4 साल पहले उससे हुई थी। उसने मुझे कॉलेज के गेट से बाहर निकलते देखा था। मैं अपनी सहेली इशरत के साथ थी। उसका भाई उसे लेने रोजाना आता था। वो आगे आगे चलता रहता और हम दोनों सहेलियां बातें करती हुई उससे कदरे पीछे रहा करती थीं। इशरत का घर मेरे ही मोहल्ले में था। मेरा घर यूं तो कॉलेज से खासा दूर था। मैं जाना चाहती तो बस से जा सकती थी, लेकिन खास तौर पर मेरी और इशरत दोनों ही की हैसियत खासी कम थी। सो किराया बचाने की गर्ज से सुबह तो हम बस पर चली जाती, लेकिन वापसी पर 20-25 मिनट की मुसाफत पैदल ही तय कर लेते थे। उस दिन अख्तर अपनी लंबी सी चमचमाती कार में प्रिंसिपल से मिलने आए थे। मैं गेट से बाहर जा रही थी और वो अंदर जाना चाहते थे। मैं उनको रास्ता देने की गर्ज से लम्हा भर के लिए ठहर सी गई। वो बगौर मुझे देख रहे थे। मेरे माथे पर बल पड़ गई। मैं 17-18 साल की नोखेज खूबसूरत लड़की थी। खूबसूरत लोग मेरी भी कमजोरी थे, लेकिन मुझे घूरने वाला शख्स किसी भी तरह से 35-36 साल से कम का ना लगा। उसका रंग गहरा सांवला और कद छोटा सा था। चेहरे पर एक अजीब सी खशोनत थी। खैर, मैंने उस शख्स को कोई अहमियत ना दी और आगे की तरफ चल दी। मैंने इशरत और उसके भाई उस्मान की हमराही में आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया था। इतने में हमारे पीछे आती हुई कॉलेज की लड़कियों के एक ग्रुप में से किसी ने मुझे आवाज दी। मुझे रास्ते में यूं नाम लेकर पुकारने से सख्त नफरत थी, सो उस वक्त भी मैंने गुस्से से पुकारने वाली को पीछे मुड़कर देखा। उसी वक्त मेरी नजर सड़क पर आहिस्ता रवि से चलती हुई एक लंबी सी चमचमाती हुई कार पर पड़ी। उसे वही शख्स ड्राइव कर रहा था। मेरी तवज्जो अपने ऊपर मरकूज देखकर उसने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर लीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो यकीनन मेरा ताकुब कर रहा था। मैं मुड़ी थी तो उसकी नजरें मुझ पर ही थीं। उसने उस दिन मेरा घर देख लिया। मैं उसके बाद कुछ दिन तक किसी खास वाक़ये की मुंतज़िर रही, लेकिन कुछ ना हुआ।
उस दिन के बाद से वो शख्स 10-15 दिन तक मुझे नजर भी ना आया और मैं उसे भूल भाल गई। एक दिन घर में खूब गहमा गहमी थी। अम्मी ने बताया मुझे कोई देखने आ रहा है। बैठक में तख्त पर धोबी की धुली हुई सफेद चादर बिछाई गई। पूरे घर को खूब झाड़ू पोछा किया गया। मैंने अपना अकलौता ब्राउन कलर का रेशमी सूट पहना। सब कहते थे कि गहरे रंग के इस सूट में मैं इंतहाई खूबसूरत लगती थी। चाय की ट्रे लेकर मैं अंदर गई तो बैठक में मौजूद दोनों खवातीन की निगाहें मुझ पर मरकूज होकर रह गईं। मैंने भी कनखियों से उनकी तरफ देखा। आला कीमती साड़ियों में मलबूस वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। उनके अंदाज इस बात की गवाही दे रहे थे कि उनका ताल्लुक यकीनन अमीर घराने से है। उन्होंने मुझसे रस्मी तौर पर कुछ बातें की। फिर अम्मी की आंखों का गैर महसूस सा इशारा देखकर मैं कमरे से बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई, लेकिन उन खवातीन ने ज़बरदस्ती मुझे फिर अपने पास बिठा लिया। गुलाबी सिल्की साड़ी पहने हुए तराशीदा बालों वाली खातून ने पर्स में से अंगूठी निकाली और मुझे पहना दी। मैं और अम्मी दोनों ही हैरान से थे। 15 दिन बाद बारात में शामिल मुख्तसर से अफराद मुझे रुखसत करने के लिए आ गए। शादी के बाद शोहर के रूप में अख्तर को देखकर मेरे सदमे की इंतहा न रही। उन खूबसूरत खवातीन को देखकर मैं तो किसी खूबसूरत और खुशशक्ल शोहर का तसव्वुर लिए बैठी थी। मेरे सब ख्वाब तमन्नाएं अख्तर को देखकर अधूरी रह गईं। वो भी बच्चे तो ना थे, समझ गए कि मैंने उन्हें ज़हनी तौर पर कबूल नहीं किया। मैं कम उम्र थी, इतनी अकल भी ना थी कि ख्वाह दिली तौर पर ना सही लेकिन बतौर एक्टिंग ही उनका साथ मिलने पर खुशी का इजहार करती। उन्होंने जिस कदर पुरजोश अंदाज से अपनी भरपूर चाहत का इजहार किया था, उससे ज़्यादा तेज़ी से वो मुझसे दूर होते चले गए। पहले उनके लफ्ज़ों से मेरे जहन को अजियत मिलती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ भी खूब चलने लगे। अपने रवैये में वो हक बजानिब थे। मुझे हर ऐसा काम करके दिली खुशी होती थी जिससे वो चिढ़ते थे। उस दिन मैं अम्मी के घर गई तो इशरत भी अपनी वालिदा के साथ वहाँ आई थी। मुझे देखकर मुझसे खुशी से लिपट गई। उन दिनों जब मेरी चटमंगनी और पट ब्याह वाला मामला हुआ था, उनका पूरा घराना रावलपिंडी के किसी गांव में अपने अजीज़ों के यहाँ गया हुआ था। वो लोग गए तो 1.5-2 माह के लिए थे, लेकिन वहाँ अचानक ही उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई। उनको उस हालत में छोड़कर वापस कराची आना भी मुनासिब ना था। इशरत के अब्बा भाइयों में सबसे बड़े थे, ज़्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की थी, सो वही अपनी अम्मी को हस्पतालों में लिए फिरे, लेकिन उनकी कोशिशों का फ़ायदा ना हुआ। फिर उनके इंतकाल के बाद सोइम चेहलम वगैरह में उन्हें मज़ीद ठहरना पड़ा और अब कई माह बाद इशरत से मुलाकात हुई तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। उसकी अम्मी अपने घर वापस चली गईं और इशरत को मैंने अपने पास रोक लिया। खाला, आप शाम को उस्मान भाई को भेज दीजिएगा, वो इशरत को ले जाएंगे। हम दोनों इतने अरसे बाद मिली हैं, बहुत सी बातें करना बाकी हैं। मैंने कहा तो वो मुस्कुराने लगी, प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, माशाल्लाह तुम्हारी शादी तो बहुत अच्छी जगह हुई है। अब तुम अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारी सहेली भी अच्छे घर ब्याही जाए। अपने मियाँ से कहना अगर उनकी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो वो इशरत के लिए कोशिश करें। वो चली गई तो इशरत कहने लगी, साबरा, तुम्हारे लिबास, तुम्हारे जेवरात से तो अंदाज़ा हो रहा है कि तुम बहुत ही अमीर और अच्छे घराने में गई हो, लेकिन ज़रा ये तो बताओ कि हमारे दूल्हा भाई कैसे हैं? तुम्हें तो खूबसूरत लड़के अच्छे लगते थे, दूल्हा भाई कैसे हैं ये तो बताओ। उसका सवाल सुनकर मेरा सर झुक गया, आंखों में आंसू आ गए। बस इशरत, ये सवाल मुझसे ना करना। मेरे मुंह से बमुश्किल तमाम आवाज़ निकली। वो परेशान सी होकर मेरे करीब आ बैठी, गले से लगा लिया और कहने लगी, मैंने तो यूं ही एक सवाल किया था, मुझे नहीं मालूम था कि इससे तुम इतनी अफसुर्दा हो जाओगी। मैं तो तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ। मुझे बताओ क्या है जिसकी वजह से तुम इतनी उदास और दिल शिकस्ता दिखाई दे रही हो? चंद ही माह में तुम्हारा फूल सा चेहरा मुरझा कर रह गया है। मेरी आंखों में रुके आंसू बहने लगे। शादी के बाद कोई हमदर्द मिला था जिसने इतनी दिलसोजी से मेरा हाल पूछा। यूं हिचकियों से रोते देखकर साबरा घबरा गई। उठकर ग्लास में ठंडा पानी लाई, ग्लूकोज मिलाकर मुझे पानी पिलाया तो मेरी तबीयत कुछ संभली। फिर मुझे आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। उदास आंखें छत पर जमी हुई थीं। बड़ी देर बाद मुझे कुछ ख्याल आया। मैंने उसकी तरफ देखा, वो परेशान परेशान खामोश सी बैठी मुझे देख रही थी। मैंने उसे कहा, मेरे पास आकर बैठ जाओ। वो मेरे पास आई, प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए। मुझे अपनी सहेली इशरत से बहुत मोहब्बत थी। मुझसे बहुत सी लड़कियां प्यार करती थीं, लेकिन मैंने उसे सब पर तरजीह दी थी।
عشرت، شادی کے بعد میرے سارے خواب بکھر گئے۔ میرے میاں بہت بدصورت ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموش رہی۔ جب مجھے اختر گھر واپس لینے کے لیے آئے تو اس نے انہیں دیکھ لیا۔ انہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولی، صابرہ، یہ تمہاری ہی ہمت ہے کہ اس کالے حبشی ٹھگنے انسان کے ساتھ تم رہ رہی ہو۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو شادی کے روز ہی خودکشی کر لیتی۔ عشرت، اگر انہیں دیکھ کر اپنے ان تاثرات کا اظہار نہ کرتی تو میرے ذہن پر برا اثر نہ پڑتا اور میں اس قدر بددل نہ ہوتی۔ خودکشی والی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ بعد میں نے 2-3 مرتبہ خودکشی کی کوشش بھی کی، لیکن سخت جان تھی، ہمیشہ مجھے ڈاکٹروں نے بچا لیا۔ اختر کہتے تھے کہ انہیں سچ مچ مجھ سے محبت ہے، اور اگر انہیں مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ مجھے بھلا کیوں بچاتے۔ میں ان کی محبت پر توجہ دینے کی بجائے ان کی ظاہری شخصیت کو دیکھ دیکھ کر ہی کڑتی رہتی تھی۔ وہ کہتے تھے، تمہاری صورت دیکھ کر، پیار اور حرکتیں دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے۔ اس دن نہ جانے کس معمولی سی بات پر ہماری لڑائی ہوئی، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے غصے میں زور سے چلاتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ رہتے رہتے تنگ آ چکی ہوں، آخر تم مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ ان کے چلتے ہوئے ہاتھ تھم کر رہ گئے۔ انہوں نے مجھے نفرت سے گھورتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے تم گھر بسانے والی عورت نہیں ہو، تم انتہائی ناشکری عورت ہو۔ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، لیکن تمہیں کسی چیز کی قدر نہیں۔ تم مجھ سے بھی نفرت کرتی ہو۔ میں چاہتا تو تمہیں بہت پہلے طلاق دے دیتا، لیکن میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ اگر تم نفرت کرتی ہو تو کیا ہوا، مجھے تو تم سے محبت ہے نا۔ شاید تمہیں کبھی عقل آ جائے اور تم میری ظاہری بدصورتی کو پسے پش ڈال کر میری محبت کی قدردان بن جاؤ، لیکن نہیں، تمہیں کبھی عقل نہیں آئی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم اپنے گھر جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا صابرہ، ایک دن تم ضرور پچھتاؤگی۔ انہوں نے مجھے طلاق دے دی تو جیسے میرے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی، اپنا زیور اور ملبوسات رکھنے لگی تو اختر کمرے میں آ گئی۔ یہ سب چیزیں میرے پیسے سے خریدی گئی ہیں، یہاں سے تم وہی چیز لے جا سکتی ہو جو تم اپنے گھر سے لائی تھی۔ میں حیران پریشان ان کا چہرہ تکنے لگی۔ میں گھر سے تو کچھ بھی نہ لائی تھی، شادی میں جہیز دینے سے انہوں نے منع کر دیا تھا، بلکہ الٹا اپنی طرف سے روپے دیے تھے کہ اس میں سے بارات کے کھانے اور دوسری چیزوں کا بندوبست کر لیجیے گا۔ شادی کے بعد امی نے میرے کچھ پرانے اور کچھ نئے سوٹ ضرور مجھے دیے تھے، لیکن وہ بھی اختر کی طرف سے بنائے گئے سوٹوں کے مقابلے میں انتہائی گھٹیا تھے، اس لیے میں نے انہیں کوڑا چننے والی کو دے دیا تھا۔ اختر چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ قیمتی لباس پہنا کروں۔ میں اپنے جسم پر پہنے ہوئے جوڑے، ہاتھ میں پہنی 4 چوڑیوں، گلے کی زنجیر اور کانوں میں پڑی بالیاں پہنے اپنے گھر میں واپس آ گئی۔ اختر کی یہی بہت بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے ان زیورات کو اتارنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ میرے والدین کو طلاق کا سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن وہ میرے تاثرات دیکھ کر حیران تھے۔ میں یوں خوش اور مطمئن تھی جیسے میری مراد پوری ہو گئی ہو۔ عشرت کو بھی میری طلاق کا سن کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اب تو میں تمہیں اپنی بھابھی بناؤں گی۔ تمہاری شادی کا سن کر عثمان بھائی کو بہت افسوس ہوا تھا، کتنے ہی دن انہوں نے شیو تک نہیں بنایا تھا، کسی سے بات چیت تک نہیں کرتے تھے۔ ایک دن میں چپکے سے ان کے کمرے میں گئی، دیکھا تو ان کے ہاتھ میں تمہاری تصویر تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے دل پر بڑی چوٹ پڑی۔ اب تمہاری طلاق کا جا کر بتاؤں گی، تمہاری عدت ختم ہو جائے گی تو ہم تمہارا رشتہ لے کر آ جائیں گے۔ شکر ہے اس کالے حبشی سے تمہارا کوئی بال بچہ نہیں ہوا اور نہ خواہ مجھ سے۔ میں نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اپنی بہن کی طرح عثمان بھی بڑا خوبصورت تھا۔ بالوں کی موٹی سی لٹ ماتھے کے ایک طرف پڑی رہتی تھی، نیموا آنکھوں سے اس کے دیکھنے کا انداز بھی بڑا ہی رومانوی ہوا کرتا تھا۔ اگر شادی سے پہلے مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ میرے معاملے میں اتنا سنجیدہ ہے تو میں اس کے لیے ہر قدم اٹھا لیتی، اختر سے کسی حالت میں شادی نہ کرتی۔ لیکن ہائے رے قسمت، اس کی محبت کا پتہ بھی کب چلا، اس وقت جب میں اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ عشرت آتی تھی لیکن اب اس کا آنا جانا بہت کم ہو چکا تھا۔ 15-20 دن میں ایک مرتبہ آئی، وہ بھی میرے بلانے پر۔ میں نے اس کی بے رخی کی شکایت کی تو اکتائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، یار گھر میں اور بھی دوسرے بہت سے کام ہوتے ہیں نا، انہیں بھی تو نمٹانا ہوتا ہے۔ میری دونوں بہنیں مجھ سے بہت چھوٹی ہیں، انہیں پڑھانا ہوتا ہے، ان کے دیگر کام سبھی میرے ذمہ ہیں۔ اگر میں یہاں آ جاؤں گی تو سارے کام رک جائیں گے نا۔
میں نے اس کا یہ انداز اور اس کے منہ سے اس قسم کی باتیں پہلی مرتبہ سنی تھیں، اس لیے قدرتی طور پر مجھے افسوس ہوا۔ اداسی سے کہنے لگی، تم ہی میری واحد سہیلی ہو عشرت، تم سے کچھ دیر باتیں کر لیتی ہوں تو جی ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن اگر تمہیں اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، مجھ سے ملنے مت آیا کرو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلے تو وہ میرے آنسو دیکھ کر تڑپ جاتی تھی، میرے پاس آ کے مجھے گلے سے لگا لیتی تھی اور اپنے رویے کی معافی مانگتی تھی، لیکن وہ تو اکھڑ انداز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے بھی آج میں تم سے آخری مرتبہ ملنے آئی تھی، ہم لوگ یہاں سے دوسرے محلے میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ عثمان بھائی کہتے ہیں وہ اگر یہاں رہیں گے تو ان کی شادی کسی اچھے گھرانے میں ہونی ناممکن ہے۔ مجھ سے کچھ کہا ہی نہ کیا، میری عدت ختم ہونے میں چند ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ اس دوران میں تو بہت سے خوبصورت اور خوشخون خواب دیکھتی رہی تھی، لیکن عشرت کے لب و لہجے سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی کہی ہوئی ساری باتیں بھول چکی ہو۔ کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ عشرت کا گھرانہ اس محلے سے کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے۔ وہ تو ایسی بے وفا نکلی کہ چلتے وقت مجھ سے ملنا تک گوارا نہ کیا۔ ابا کی قلیل تنخواہ میں گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا، دال یا سبزی پک جاتی اور دونوں وقت کھائی جاتی۔ اب مجھے رہ رہ کر ملال ہوتا تھا کہ میں نے کس قدر ناقدری کی تھی۔ اختر کے گھر میں ہر چیز باورچی خانے میں موجود رہتی تھی، فریج میں گوشت، قیمہ، سبزی سب کچھ ہوتا تھا، جو دل چاہتا تھا وہی پکاتی تھی۔ مجھے کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ آرام کرنے کے لیے فوم کا نرم بستر تھا، لیکن یہاں چارپائی پر دری یا چادر بچھا کر لیٹتی تو جوڑ جوڑ میں درد ہونے لگتا۔ وہاں میری الماری ریشمی خوبصورت کپڑوں سے بھری پڑی تھی، طرح طرح کے زیورات تھے، اور یہاں صرف 2-3 جوڑے تھے، ایک دھوتی تو دوسرا پہنتی تھی۔ یہاں تو بمشکل تمام کھانا ہی پک پاتا تھا، دودھ اور پھلوں کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ ایک دن میرے گھر کے دروازے پر لمبی سی چمچماتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ اس گاڑی کو میں اچھی طرح پہچانتی تھی، یہ تو وہی گاڑی تھی جس میں بڑی شان سے آیا جایا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے عشرت برآمد ہوئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے جسم پر قیمتی بنارسی ساڑی تھی، چہرے پر میک اپ، ڈھیروں زیورات پہنے ہوئے وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر صورتحال سمجھنا مشکل نہ تھا۔ وہ اختر سے شادی کر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا غرور آ گیا تھا۔ میں نے اپنی طرف دیکھا، میں میلے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا وہ میری طرف مذاق اڑانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی ہو۔ کتنی عجیب بات تھی کہ ایک دن اس نے مجھ سے کہا تھا، یہ صرف تمہاری ہی ہمت ہے صابرہ کہ تم اختر کے ساتھ گزارا کر رہی ہو، اگر میں ہوتی تو میں شادی کے دن ہی خودکشی کر لیتی۔ لیکن آج وہ اختر کی بیوی تھی اور یقیناً اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوئی تھی۔ لیکن آخر عشرت نے اختر ہی کو کیوں منتخب کیا؟ اختر جیسے امیر شخص کو لڑکیوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی، تھوڑی سی تلاش کے بعد کوئی بھی لڑکی اس کو مل سکتی تھی جو اس سے شادی پر بخوشی راضی ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختر کو یقیناً مجھ سے محبت تھی، اور انہوں نے عشرت سے شادی اسی لیے کی تاکہ میں ہمیشہ پچھتاوے کے احساس میں جلتی رہوں، اور مجھے سچ مچ پچھتاوا سا ہونے لگا۔ اور بتاؤ عشرت، کیسے آنا ہوا تمہارا؟ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری محبت میں تم سے ملنے آئی ہوں، میں تو تم سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اچھا آئی ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بتاؤ تم نے زحمت پھر کیسے کی؟ اختر صاحب نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، انہوں نے تمہارا حق مہر بھیجا ہے۔ اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا۔ یہ لو، اس نے اس انداز سے کہا کہ میں دل ہی دل میں چڑ سی گئی، لیکن اس وقت غصہ دکھانا بیکار تھا۔ وہ میرے گھر پر آئی تھی، اول تو میرا حلیہ ہی اس وقت بہت برا ہو رہا تھا، اور اگر میں اپنے رویے سے بھی اس بات کو ثابت کر دیتی کہ میں طلاق لے کر پچھتا رہی ہوں تو اس سے نہ صرف وہ بلکہ اختر بھی بہت خوش ہوتا۔ اس لیے میں نے زبردستی مسکرانا شروع کر دیا۔ میری طرف سے شکریہ ادا کر دینا اختر صاحب کا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور سناؤ عشرت، کیسی گزر رہی ہے تمہاری ان کے ساتھ؟ وہ بے ساختہ ہنس پڑی، مسکرا کر کہنے لگی، وہ مجھے بہت چاہتے ہیں، بس کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے تو اسے بھی میں ان کا پیار کا انداز سمجھ کر برداشت کر لیتی ہوں۔ میرے دل کو سکون سا آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ان کا میرے ساتھ رویہ انتقاماً نہیں بلکہ عادتاً تھا۔ امی کہیں گئی ہوئی تھیں، وہ آئیں تو میں نے لفافہ انہیں دے دیا۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر خوشی سے ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے انہیں تفصیل سے بتا دیا کہ یہ رقم کہاں سے آئی ہے، کس نے بھیجی ہے، کون لایا تھا، وغیرہ وغیرہ۔
लगता है तुम्हारी सब सहेली का कमाल है, उसी ने तुम पर तरस खाकर अख्तर से मुलाकात की होगी और कहा होगा कि साबरा का हक महर अदा कर दो। तुम कुछ देर इशरत को बिठा ही लेती, कम से कम मुझसे मिलकर जाती। मैंने तलखी से अम्मी को जवाब दिया, अम्मी, मुझ पर तरस इशरत ने नहीं बल्कि अख्तर ने खाया है। हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। इशरत की शादी अख्तर से हो गई है। उस वक्त वो बड़ी शान से कार में बैठकर आई थी। ये रकम देने का उसका अंदाज ऐसा था जैसे मुझे मेरा हक नहीं बल्कि भीख दे रही हो। मैं आपसे सच कहती हूँ अम्मी कि अगर मैं ज़रा सा भी रकम लेने से इनकार कर देती तो वो ये वापस ले जाती। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैं खामोश रही। मुझे तो हैरानी इस बात पर हो रही है कि ये शादी आखिर कब और कैसे हो गई। मोहल्ले में तो किसी को मालूम नहीं है। हाल बत्ता उस्मान के मुतल्लिक सुना था कि उसकी शादी बहुत ऊंची जगह ठहर गई है। लड़की की शक्लो सूरत तो मामूली है लेकिन जहेज बहुत दिया गया है। अम्मी के मुंह से उस्मान का जिक्र सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। उसका जिक्र छोड़ें, हमारी बला से उसकी शादी कहीं भी हो, अफसोस तो मुझे इशरत पर है। उसको मैं कितना चाहती थी, अपनी जान से ज्यादा अजीज सहेली मानती थी, लेकिन उसने शादी भी की तो अख्तर से की। इतना भी ना सोचा कि मुझे कितना अफसोस होगा। हमेशा मुझसे वो उसकी बुराइयां ही करती थी अम्मी। मुझे समझाने और बर्दाश्त करने के लिए तो उसने एक मर्तबा भी ना कहा था। लेकिन अख्तर से मुझे यही तवक्का है कि उन्होंने इशरत से शादी तो कर ली है, लेकिन उससे भी उनका रवैया वैसा ही होगा जैसे मेरे साथ था। लेकिन तुम भी तो लड़ती झगड़ती रहती थी ना। इशरत से इस बेवकूफ़ी की मुझे तवक्का नहीं है। वो बहुत चालाक लड़की है। उसको अख्तर की तमाम आदात शादी से पहले मालूम हो चुकी थी। वो दोनों माँ बेटियां तुम्हारी इतने अमीर घराने में शादी होने के बाद इसी टो में लगी रहती थी कि कहीं इशरत का भी अच्छे घर में रिश्ता हो जाए। देख लो कितनी चालाकी से वो तुम्हें अख्तर के खिलाफ करती रही। इशरत अब अपने शोहर के साथ तुम्हारे जैसा बर्ताव ना करेगी। इतना अच्छा घराना किस्मत वालियों को ही मिलता है। तुमने बहुत बुरा किया साबरा, तुमने कदर ना की अपने शोहर की। अम्मी ने मेरे रवैये की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्हें मुझसे बहुत शिकायत थी। यूं तो कभी कभार मैं भी सोचती थी कि घरेलू हालात खराब होने में मेरे रवैये और बर्ताव का भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरा जारहाना अंदाज देखकर अख्तर चिढ़ जाता था। उसके ख्याल में औरत को हमेशा खामोश रहना चाहिए था। उसका रवैया ख्वाह जैसा भी था, मुझे बर्दाश्त करना चाहिए था। मैं कई मर्तबा ऐसा करना चाहती थी, लेकिन उसका दुरुस्त और अक्खड़ अंदाज देखकर मेरे दिमाग में ख्वामख्वाह उबाल से उठने लगते थे। जी चाहता था कि हर वो काम करूं जिसे देखकर अख्तर को गुस्सा आ जाए। मैंने कभी इस बात की कदर ना की कि वो मुझसे किस कदर मोहब्बत करते हैं, इसलिए मुझे उनके गुस्से को दरगुजर करना चाहिए। खैर, दिन पर लगाकर गुजरते चले गए। मैं अपने आप से तो बेखबर थी, लेकिन इर्द गिर्द की मुझे बहुत सी खबरें मालूम होती रहती थी। जैसे इशरत एक बेटे की माँ बन गई थी। सुना था वो बहुत खुश है। अख्तर उसे बहुत चाहता है। उसका अपनी बीवी से रवैया भी बहुत अच्छा है। अक्सर घुमाने फिराने बाहर भी लेकर जाता है। मेरे छोटे भाई की भी शादी हो गई थी। छोटी भाभी बेचारी को मेरी फिक्र हलकान किए जा रही थी। अम्मी, अब्बा और भाई से ज्यादा उन्हें मेरी अकेली ज़ात पर बहुत तरस आता था। फिर कब्र में पाँव लटकाए मुराद अली का रिश्ता मेरे लिए भाभी ढूंढ कर लाई। वो शादी करने पर तैयार ना थे, लेकिन छोटी भाभी ने अपने मजबूत दलाइल से उन्हें शादी के लिए तैयार किया था। अम्मी से खुशी से कहने लगी, मैंने साबरा बाजी के लिए एक अकेला मर्द तलाश किया है। उनके दोनों बेटे शादी के बाद अलग हो गए हैं। 5 साल पहले उनको टीबी थी, इलाज करवाया, ठीक हो गए, लेकिन दोनों ही बहुएं शक्की और वहमी हैं। इसलिए ससुर का घर छोड़कर अलग हो गई हैं कि कहीं बच्चों को टीबी ना हो जाए। 2 कमरों का अच्छा बड़ा सा घर है, जरूरत की हर चीज़ है। उनके दोनों बेटे हर माह एक माकूल रकम अपने अब्बा को भिजवाते हैं। पेंशन भी मिलती है। बस आप साबरा बाजी के लिए ये रिश्ता मंजूर कर लें। खुदा ने चाहा तो अपने घर में राज करेंगी। अम्मी का मुंह 2 शादीशुदा लड़कों के बाप का सुनकर खुले का खुला रह गया। वो मलामत भरी निगाहों से बहू को देखने लगी। हमारी बेटी अब इतनी भी हम पर भारी नहीं है कि हम कब्र में पाँव लटकाए आदमी के हवाले कर दें। तुम इस बात को ख़त्म समझो। मेरी बहन संजीदा खातून ने इसके लिए रिश्ता तलाश किया है। वो 2 दिन बाद बहावलपुर से यहाँ आएंगी तो तफसीलात बताएंगी। हम तो खुद चाहते हैं कि हम अपनी बेटी का घर आबाद करें। छोटी भाभी अम्मी की बातों को बुरा मानकर अपने कमरे में चली गई। मेरी खाला संजीदा खातून 2 दिन के बाद आई। आते ही मुझे गले से लगा लिया। कहने लगी, अपनी चांद सी बन्नों के लिए चांद सा दूल्हा तलाश किया है। कुछ देर बाद वो अम्मी से मजीद तफसीलात कहने लगी।
साजिद की बीवी का चंद साल कबल इंतकाल हुआ था। साजिद के मुकाबले में वो इंतहाई मामूली शक्लो सूरत की औरत थी। साजिद के वालिद के इंतकाल के बाद खाला ने साजिद को अपने घर पनाह दी थी, उसे तालीम दिलवाई और आखिर में अपनी ही बेटी से उसकी शादी कर ली। उनके इतने एहसानात थे कि साजिद कुछ भी ना कह सका, सो उसे हंसी खुशी ये तोक पहनना पड़ा। 2 बच्चों की पैदाइश के बाद तीसरे बच्चे को जन्म देते वक्त माँ और बच्चा कुछ पेचीदगी की वजह से दोनों मर गए। उसके मरने के 2 साल बाद तक साजिद तन्हा ही रहे। बिला आखिर बेटी की मौत का सदमा जब कुछ कम हुआ तो खाला ने 2-4 लोगों से साजिद के रिश्ते की बात की। फिर मेरी खाला संजीदा खातून ने साजिद की खाला को मेरी तस्वीर दिखाई। इत्तेफाक से मैं उन्हें पसंद आ गई। उन्होंने कहा कि साजिद की शादी अगर तुम साबरा से कर दो तो हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार होंगे। अम्मी को इस रिश्ते से भला क्यों इनकार हो सकता था, वो झट राजी हो गई। अम्मी अबू भाई सब बहुत खुश थे, लेकिन छोटी भाभी की खुशी का तो अजीब आलम था। खिलखिलाती फिरती थी, साबरा बाजी मैं तुमसे मिलने बहावलपुर आया करूंगी, फिर तुम मेरी खूब खातिर तवाज़ा किया करना, कहीं ऐसा ना हो कि पहचानने से ही इनकार कर दो। मैं सर झुका लेती, शर्माना तो कब से भूल चुकी थी। भाभी ने पहचानने की बात की तो मुझे कई बातें याद आ गईं। 2-3 मरतबा मैं भाभी के साथ शॉपिंग करने गई। उस दिन मैं सड़क क्रॉस कर रही थी तो नज़र सामने रुकती हुई कार पर पड़ी। इशरत और अख्तर आगे बैठे थे, पीछे उस्मान थे, उसके साथ शोख मेकअप और खूबसूरत कपड़ों में उसकी बीवी थी। वो लोग हंसते मुस्कुराते गाड़ी से उतरे। उस्मान, इशरत और अख्तर तीनों ने ही मुझे अच्छी तरह देख लिया था, लेकिन अंदाज ऐसा था जैसे मैं उन सब के लिए अजनबी हूँ। उस्मान और इशरत से तो मुझे तवक्का भी नहीं थी कि वो मुझे पहचानेंगे, लेकिन अख्तर की तरफ से एक मोहूम सी आस दिल में ना जाने क्यों मौजूद थी कि वो ज़रूर रुक कर ठहर कर मुझे देखेंगे, लेकिन उन्होंने तो पलट कर दूसरी निगाह डालना भी गवारा ना की। इशरत ने तो मुझे जलाने के लिए ज़ोरदार कहकहा लगाकर अख्तर का हाथ थाम लिया और धीमी आवाज़ से कुछ कहने लगी। उस्मान तो वैसे भी बीवी के साथ लगा खड़ा था। साजिद की खाला शादी के लिए बहुत जल्दी कर रही थी। दोनों बच्चे उनसे अब संभाले ना जाते थे। साजिद की तस्वीर मैंने देखी थी, वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मेरे ख्वाब थे। मेरी दोबारा शादी भी हो गई। लोग कह रहे थे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। वक्ते रुखसती अम्मी ने कहा था, लड़कियों की शादी एक मर्तबा होती है, लेकिन किस्मत की खराबी कह लो या तुम्हारी बेवकूफ़ी कि अब तुम्हें ये दूसरा मौका मिल रहा है। पहली मर्तबा तो तुम्हारा घर ना बस सका, उसे उजाड़ने में तुम्हारा ही हाथ था, लेकिन अब हर मुमकिन कोशिश करना कि तुम्हारा घर बस जाए। अपने आप को मिटाना पड़ता है बेटा, तब इंसान कुंदन बनता है। तुम्हारे अब्बू ने कहा है कि साबरा से कहना अब हंसी खुशी मेके आना हुआ तो आए, अगर लड़ झगड़ कर आना हुआ तो यही समझे कि उसके मेके में कोई नहीं। लिहाजा सबसे मिलजुल कर हंसी खुशी रहना, दुनिया वालों को हंसी उड़ाने का मौका न देना। साजिद ने मेरा इस्तकबाल रूखे फीके अंदाज से किया। कहने लगे, दूसरी शादी मैंने मजबूरन की है। बच्चों को संभालना एक इंतहाई मुश्किल काम है। मासी या आया इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकती। अब तुम इस बात की कोशिश करना कि बच्चे तुमसे जल्द मानूस हो जाएं। दोनों बच्चे कम उम्र ही थे, बड़ा 6 साल और छोटा 4 साल का था। मैं तो खुद ही दुखे हुए दिल की थी, उन लोगों के दिल में जगह बनाना चाहती थी, और बच्चे तो वैसे ही मोहब्बत की जुबान समझते हैं। मुझसे मानूस होने में उन्हें देर ना लगी। यूं लगता था जैसे मेरे ही बच्चे हों, लेकिन इसके बावजूद साजिद की खाला ना जाने क्यों मुझसे अनाद रखती थी। मुझे महसूस होता था जैसे ना सिर्फ उनकी आंखों बल्कि दिलो दिमाग में भी मेरे खिलाफ जहर भरा हुआ है। उन्हें तो बस मौका मिलना चाहिए था कि कोई बात खिलाफे मिजाज हो और वो मुझ पर बरस पड़े। एक दिन मैंने कमरे के बाहर से गुजरते हुए सुना, वो साजिद से कह रही थी, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ अपना रवैया दुरुस्त कर लूं। तुम्हें तो एक बीवी मरने के बाद दूसरी बीवी मिल गई, लेकिन मेरे दिल से पूछो ना कि जब मैं अपनी लाडली अकलौती बेटी के बजाय साबरा को इस घर में चलते फिरते देखती हूँ तो मेरे ऊपर कैसी छुरी सी चलती है। बेटी की सूरत निगाहों के सामने आ जाती है। वो तो हमसे हमेशा के लिए जुदा होकर दूर हो गई, लेकिन ये एक गैर औरत इस घर में राज कर रही है। लेकिन खाला, आप ये भी तो देखें ना कि बच्चे इससे किस कदर मानूस हो गए हैं। बच्चों से मोहब्बत करती है, घर का भी तकरीबन तमाम काम इसने संभाल रखा है। साजिद ना चाहते हुए भी मेरी तरफदारी करने पर मजबूर हो जाते थे। ये सब इसके चिलित्र हैं बेटा, तुम इसके चिलित्रों में आ गए हो। बच्चों से बिल्कुल गाफिल ना हो जाना, सौतेली तो सौतेली ही होती है। साजिद की खाला को अनजाने अंदेशे बेचैन कर रहे थे।
کبھی کبھی خالہ کے رویے سے میں بہت دل برداشتہ ہو جاتی تھی. میرے منہ میں بھی زبان تھی. اس کا اچھا برا استعمال مجھے خوب اچھی طرح سے آتا تھا. کئی مرتبہ میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ہمیشہ ہی امی کی گلوگیر آواز میرے ذہن میں گونجنے لگتی اور میں خالہ کو کچھ کہتے کہتے رک جاتی. امی کہتی تھی کہ تم نے اپنی پہلی شادی کو خود ہی برباد کیا تھا. میکے آنا تو ہنسی خوشی آنا، ورنہ سمجھنا کہ تمہارا میکا ختم ہو چکا ہے. دنیا والوں کو ہنسی کا موقع نہ دینا. اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر میں صبر کرتی. ساجد کا رویہ تو مجھ سے روکھا پھیکا سا ہی ہے. اختر اگر مجھ سے کبھی کبھار غصہ کرتے تھے تو چند لمحے میری زندگی میں ایسے بھی آتے تھے جن میں اختر کی محبت، بےتابیاں، شدتیں عروج پر ہوتی تھیں. اختر کہتے تھے کہ انہیں مجھ سے شدید محبت ہے. شاید ایک دن ساجد بھی مجھ سے کہہ ہی دیں کہ انہیں مجھ سے محبت ہے، پھر مجھے کسی بات کا غم نہ ہوگا.